नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस सीरीज़ में यूनिवर्स एंड सैम्पलिंग। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है कि सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में आपने पढ़ा, टेक्निक्स आपने पढ़ी कि कैसे प्राइमरी सोर्स के डेटा को कलेक्ट करना होता है और किस तरीके से सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा को आप कलेक्ट करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम समझेंगे कि यूनिवर्स क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होती है। तो चलिए इसकी मीनिंग और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं कि सैम्पलिंग का अर्थ क्या है, तो देखिए आपके स्क्रीन्स पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक मिनट हम इसे हाईलाइट भी कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो कि सम यूनिट्स विच आर सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स। आप इसको समझते चलिएगा कि सम यूनिट्स विच आर सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स एंड विच ट्रूली रिप्रेजेंट द यूनिवर्स आर कॉल्ड सैम्पलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ यूनिट्स मतलब कोई आपका एक पूरा यूनिवर्स होगा, ठीक है, एक पूरा यूनिवर्स होगा जिसकी आप स्टडी कर रहे हो। उस पूरे यूनिवर्स के जिसकी आपको स्टडी करना है उसमें से आप कुछ चीज़ों को, कुछ यूनिट्स को आप सेलेक्ट कर लेते हैं। सम यूनिट्स विच आर सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स मतलब पूरे यूनिवर्स में से कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करना, विच ट्रूली रिप्रेजेंट द यूनिवर्स, और वो यूनिट्स होंगी जो कि अपने यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही हों, उन्हें हम कहते हैं सैम्पलिंग। थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी आपको समझने में, हम यहाँ पे आपको समझ सकते हैं, लेकिन इसे और आसान बनाएंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। चलिए उससे पहले एक और डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं कि गुड एंड हार्ट ने क्या बोला है इसके बारे में। अ सैम्पल, एज द नेम इम्प्लाइज, इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज होल। ठीक है, मतलब किसी एक बड़ी चीज़ का एक कोई बड़ी पॉपुलेशन है अगर, और उसमें से आप छोटा सा अगर एक कुछ यूनिट लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं, तो वही जो होती है आपकी सैम्पलिंग कहलाती है। अब चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं, आसान शब्दों में, सरल शब्दों में, जिससे आप इसे समझ सकें। तो दोस्तों आप सभी कभी न कभी किसी डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे, ठीक है, आप किसी न किसी डॉक्टर के पास जब बीमार हुए होंगे तो जरूर गए होंगे, और आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आपको एक टेस्ट कराना होगा, ठीक है, पैथोलॉजिकल टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि जिससे पता चल सके कि आपको क्या बीमारी हुई है। इस पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, वो डायग्नोसिस के लिए आपके शरीर में से ब्लड का थोड़ा सा कलेक्शन करते हैं। आप देखे होंगे 3 ml 5 ml, वो एक सिरिंज में क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है। इसमें जो है आपका ब्लड ले लिया जाता है। पैथोलॉजी से कोई बंदा आता है, वो आपका ब्लड कलेक्ट करता है और लेकर के चला जाता है। डॉक्टर साहब आपसे बोलते हैं आप 1 दिन या 2 दिन बाद आना, आपके रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर बताएंगे कि क्या कंडीशन है या फिर क्या प्रॉब्लम है आपको। तो अब आप समझ सकते हैं, इससे आप सैम्पलिंग को समझिए, थोड़ा आसान होगा समझना कि सैम्पलिंग में क्या हुआ कि आप जब डॉक्टर साहब के पास गए तो आपका जो शरीर था वो क्या था, पूरा यूनिवर्स था, ठीक है। अब उसमें किसी एक हिस्से में कोई समस्या हो रही थी। अब जब ब्लड का सैंपलिंग जब लेना पड़ा, जब आप सुने होंगे शब्द यूज किया था कि सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरे शरीर का तो खून निकाल नहीं लेते हैं आपके, होता है ना कि वो पूरे शरीर का खून निकालने के भी हम पहले पूरा निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि कहाँ पे दिक्कत थी आपको। ऐसा करेंगे तो आप भाग चलेंगे, आप नहीं कराएंगे इलाज, ठीक है। फिर क्या होता है कि 3 ml 5 ml आपके ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, और वो जो 5 ml ऑफ ब्लड होता है वो क्या करता है, वो आपकी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। पूरी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसको टेस्ट कर लेते हैं। उसमें जो भी, जैसे अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है कि ज़्यादा है, टीएलसी क्या है, डीएलसी क्या है, ल्यूकोसाइट्स काउंट्स क्या हैं, ये सारी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो उसमें उसकी जो रेफरेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए और आपका क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरी बॉडी की जो डायग्नोसिस करनी थी उसके लिए उन्होंने 3 ml ब्लड को लिया और पूरी पूरी बॉडी का आपका डायग्नोसिस करके आपको बता दिया कि भाई साहब आपको एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। तो आप समझ गए कि सैम्पलिंग क्या होती है। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं सैम्पलिंग को समझाने के लिए, कि सपोज करिए कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी स्कूल का उदाहरण लेते हैं, कि अगर आपको चेक करना है कि किसी एक क्लास का, आप अपनी ही क्लास को ले लें, कि अगर आपको देखना है कि MSW के फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं, अगर एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको कोई एक असाइनमेंट दिया गया है, और देखना है कि हाँ इन बच्चों ने असाइनमेंट को किया है कि नहीं किया है, ठीक है।
तो एक तरीका है कि हर एक बच्चे के पास जा जा करके चेक करना। हालांकि 40 बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है तो आसान है, किया जा सकता है। लेकिन अगर यही संख्या 40 की जगह 400 होती तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है चेक कर पाना कि हर एक बच्चे के सीट पे जाओ और आप उसे देखो कि उसने असाइनमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस था। लेकिन दूसरा सिस्टम क्या है इसमें कि आप रैंडमली कुछ बच्चों को उठा दीजिए कि हाँ ठीक है, आप उठो, आप ले आओ असाइनमेंट, आप दिखाओ, आप उठो, आप ले आकर के दिखाओ। ऐसे करके क्या है कि आप 400 बच्चों के आपको स्टडी करनी थी, आपको उनको क्रॉस चेक करना था। तो आपने 400 को नहीं बुलाया, आपने उस 400 में से 40 बच्चों को बुला करके चेक कर लिया। आपने रैंडमली आपने कहीं से भी बच्चों को उठा लिया। और अगर उस 40 ने असाइनमेंट्स को कर रखा है तो आप एक फाइनल कंक्लूजन पे क्या पहुंचते हैं, आप एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जब 400 में रैंडमली हमने किसी को उठाया और जिसको भी उठा रहे हैं उसका कंप्लीट है, तो इसका मतलब कि इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो सभी अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये होता है सैम्पलिंग। एक और उदाहरण देते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे जब कभी आप खाना खाते हैं, जब घर में आपने देखा होगा जब चावल पकाया जाता है तो कई बार होता है कि चावल पक गया है या नहीं पका है। ये कैसे पता चलता है? क्या उस कुकर में के सारे चावल को निकाल करके चेक करते हैं? नहीं। क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा 1-2 दाना निकाल लिया जाता है और उसे दबा करके देख लिया जाता है। अगर वो पक गया है तो ये मान लेते हैं कि हाँ, इस कुकर के सारे चावल पक चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप अब समझ चुके होंगे कि सैम्पलिंग क्या होती है। पूरे यूनिवर्स में से जो कुछ यूनिट्स को आप सेलेक्ट करते हैं वो आपकी सैम्पलिंग कहलाती है। यहाँ पे जो आप डायग्राम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये आपको यही समझाने की कोशिश की गई थी। ये एक पूरा एक यूनिवर्स होता है। हालांकि इसका थोड़ा सा फिगर अलग हो गया डायग्राम। ये भी एक ट्रायंगल होना चाहिए। एक ये ट्रायंगल है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। अगर आपको अब इनकी स्टडी करनी है तो इतने सारे की स्टडी करने से बेहतर है आप इसमें से रैंडमली कुछ को पिक करें, आप उसके बारे में स्टडी कर लें और फाइनल कंक्लूजन इसके बारे में कुछ न कुछ दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सैम्पलिंग समझ में आ गई होगी। तो आप उदाहरण याद रखिएगा। एक डॉक्टर साहब का उदाहरण है, एक आप जब चावल के दाने को पकाते हैं, ये राइस का आपका एक उदाहरण हो गया। ठीक है, और एक आप होमवर्क जब बच्चों का चेक करते हैं या असाइनमेंट चेक करते हैं। ये 3 आपको हमने उदाहरण दे करके सैम्पलिंग समझाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्यों, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, ये सबसे पहली बात कि ये टाइम सेविंग है। पहली चीज़ टाइम सेविंग, इससे आपका समय की बचत होती है। हमने कहा ना कि वो आप 400 बच्चों का असाइनमेंट नहीं चेक कर सकते हो, लेकिन आप 40 का कर लेंगे आसानी से, तो टाइम सेविंग। दूसरी चीज़ है लेस एक्सपेंसिव, ये कम खर्चे वाली है, इसमें बहुत खर्चा नहीं लगता है। हालांकि ये होमवर्क के रेफरेंस में नहीं है, किसी और रेफरेंस में है कि अगर आप कहीं पे कोई रिसर्च करने जा रहे हैं एज अ रिसर्चर, तो आप कुछ लोगों की स्टडी करेंगे तो वो कम खर्च में हो जाएगी, बजाय इसके कि आप पूरे यूनिवर्स की स्टडी करने बैठ जाएं। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसमें क्या है कि कंट्रोल जो होता है वो आपके हाथ में होता है, अर्थात रिसर्चर के हाथ में होता है। अब कुछ चीज़ें याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ये क्या है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आप सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज़ क्या है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो आप यूनिवर्स अपना ले रहे हो ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आप अपना सैंपल कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब कि एक रूपता या एक समानता होनी चाहिए। जैसे हमने चावल के दाने का उदाहरण लिया, तो चावल का जो दाना आपने उठा करके चेक किया है, लगभग उसी साइज शेप के सारे चावल के दाने उस कुकर में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो चेक किया वो कुछ अलग होगा और बाकी कुकर के जो अंदर चावल होंगे वो अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो होमोजेनिटी होगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेटिवनेस की बात करते हैं कि इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव, कि वो उसका प्रतिनिधित्व करता होना चाहिए। ठीक है, जब चावल के दाने को आप उठा करके उसको चेक कर रहे हो तो वो बाकी चावल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी जो कुकर में चावल पड़े हुए हैं, उन चावल के दाने पड़े हुए हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इट मस्ट बी एडिक्वेट, और वो पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है कि ऑल दोज आइटम्स दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द रिसर्च स्टडी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑल दोज आइटम दैट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। हमने पहले भी बताया कि यूनिवर्स क्या होता है, जो पूरा जो आपका स्टडी का जिसका आपने सोच रखा है। जैसे वो 400 बच्चों की क्लास की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो पूरे 400 बच्चे हैं वो आपका यूनिवर्स हो गए। ठीक है, उसमें से आपने 40 बच्चों को, 400 बच्चे आपके पास में पूरे क्लास में थे, तो ये आपका जो था
ये क्या था, ये यूनिवर्स था। और इन 400 बच्चों में से हमने 40 बच्चों को अलग से बुला करके उनका असाइनमेंट चेक किया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये सैम्पलिंग हो गई। तो आप समझ चुके होंगे कि यूनिवर्स और सैम्पलिंग क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितना आपको समझाया यूनिवर्स और सैम्पलिंग के बारे में ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि सैम्पलिंग के अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में, कि इसको कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात होती है, प्रोबेबिलिटी की होती है, और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है। ठीक है, तो वो हम लोग एक अलग वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सैम्पलिंग अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो धीरे धीरे कुछ कुछ टॉपिक्स को लेकर के, कुछ कुछ पार्ट्स को लेकर के हम इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो आपको समझ में आती हैं। यदि आपको समझ में ना आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसको फिर से समझाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपने पिछले लेसन्स को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।